आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा ये कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है, ये नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया, दिनकर का। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्म में है तो 2 बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी अब चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया। जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, IITs अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और हां, SC स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। ST स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर यह सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया। और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है।
यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से, और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं, तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। यह है इनकी गंभीरता, यह है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ, जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश, जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था, और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया, तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया, मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए,
पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कभी दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए